सभी सखियों, सहेलियों और सखाओं को रेडियो सखी ममता सिंह का नमस्कार। मंजरी जी, आपको भी हमारा नमस्कार। ममता जी, आपको और सुनने वाली सभी सखियों और सखाओं को गर्मा गर्म गर्माहट से भरा गुनगुना सा प्यार भरा नमस्कार। मंजरी जी, बड़ी स्पीड में चली जा रही थी, देखा मैंने आप स्कूटी से, और हमने आपको आवाज भी दी, लेकिन आप तो हेलमेट वगैरह लगाई थी, लेकिन बड़ी स्पीड में जा रही थी और ऐसा लग रहा था कि बस अभी सिग्नल पार करके चली जाएंगे। नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि सिग्नल पर तो रुकना ही पड़ता है, ब्रेक लेना ही पड़ता है, तो ध्यान रखना पड़ता है हर चीज का, और वाहन चलाने से पहले भी ध्यान रखना पड़ता है। बिल्कुल, तो इसी पर तो हम आज बातें करेंगे। हाँ, तो हमारे श्रोता क्या सोचते हैं इस बारे में कि वाहन चलाते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और अपना भी ध्यान रखना चाहिए कि बहुत ज्यादा स्पीड में न चले। जैसे मंजरी जी जा रही थी, दरअसल मंजरी जी जा तो नहीं रही थी, हमने यूं ही इन्हें छेड़ा कि स्पीड में जा रही थी, बहुत धीरे धीरे जा रही थी, लेकिन आवाज इसलिए नहीं सुनाई पड़ी क्योंकि हेलमेट लगाए हुए थी। तो वाहन चलाने से पहले आप किन सावधानियों को बरतते हैं, ये बताइएगा। और ममता जी, इसमें हम लोग ये भी उनसे पूछ सकते हैं कि वाहन तो सबसे पहले आपने क्या चलाया, यानी सबसे पहले तो साइकिल ही थी, तो साइकिल चलाया या जो भी आपने चलाया, तो उनके भी कुछ बातें, आपके किस्से भी हो सकते हैं, आप उसे भी साझा कर सकते हैं। साइकिल चलाने से जुड़ी हुई जो उनकी घटनाएं हैं, किस्से हैं, वो भी बताएं, क्योंकि साइकिल चलाने की शुरुआत कहाँ से होती है? माँ से होती है। माँ चलाना सिखाती है या पिता सिखाते हैं, और जरूर साइकिल चलाते वक्त एक आध बार तो गिरते ही हैं बच्चे। बिल्कुल, और गिरते हैं तो कहीं कहीं खून निकल जाता है, कहीं चोट लग जाती है, तो वो बड़ी यादगार बात हो जाती है, और कई बार लोग उससे डर के साइकिल चलाना ही बंद कर देते हैं। बिल्कुल, और बचपन में तो याद है कि जब नई बच्चे चलना सीखते हैं तो उस समय लकड़ी की वो 3 पहिए वाली आती है साइकिल, तो उससे भी बच्चे गिरते ही हैं, तो गिर गिर के ही सीखते हैं, कहना चाहिए। तो बहुत सारे मॉडल की साइकिल आती है, 1 साल के बच्चे साइकिल, कलरफुल साइकिलें आती हैं, और 4 पहिए 3 पहिए वाली, तो चलना सीखते हैं बच्चे तो साइकिल चला चला कर, घर के अंदर ही साइकिल चला लेते हैं। तो आप सारे अनुभव बताइए, वो नए वाले साइकिल चलाने का तरीका और पहले का, पुराने का भी। और आज हम बात करेंगे जरा याद करो कुर्बानी में क्रांतिवीर बैकुंठ शुक्ल जी के बारे में बात करेंगे। और करना कुछ था लेकिन कुछ भूल गए, हम भी तो कुछ करने वाले थे ना ममता जी। लेकिन याद है? क्या याद है? गाना सुनेंगे, लेकिन उससे पहले हम एक बताएंगे कि व्यंजन आज क्या लेंगे हम लोग। सत्तू के स्वाद, तो सत्तू का बनाना बताएंगे या खिलाएंगे भी बनाकर? नहीं, देखिए हमारी जो सखियां हैं, श्रोता भाई लोग हैं, सबने सत्तू के व्यंजन लिख रखे हैं, भेज रखे हैं, तो हम उनको पढ़ेंगे। सत्तू की पूड़ी, सत्तू के पराठे, हाँ, सत्तू के कबाब, सत्तू की कचौड़ी, यानी बहुत सारी चीज। सत्तू के तो बहुत सारे व्यंजन बनते हैं। सत्तू तो ऐसे भी घोल के पिया भी जाता है, घोलो खाओ और चलो वाला है ना। तो चलिए गीत सुन लेते हैं। कभी कभी ऐसा भी तो होता है जिंदगी में, राह में चलते चलते राही खो गए बेखुदी में। कभी कभी ऐसा भी तो होता है जिंदगी में, राह में चलते चलते राही खो गए बेखुदी में। कभी कभी ऐसा भी तो काली घटा छाएगी, छाएगी, ठंडी फुहार हमें पास पास लाएगी, बात बन जाएगी, दिल की धड़कन सुर बदलेगी, घड़ी दो घड़ी में
खुशबू महक रही है सांसों की रागनी में। कभी कभी ऐसा भी तो होता है जिंदगी में, राह में चलते चलते राही खो गए बेखुदी में। कभी कभी ऐसा भी तो होता है जिंदगी में, राह में चलते चलते राही। तो ममता जी, जब भी वाहन चलाने की बात आती है ना, तो हमें सबसे पहले तो साइकिल ही याद आ जाती है। फिर उसके बाद कहीं स्कूटी, स्कूटर, बाइक, कार और अन्य वाहनों की बात आती है। और अपनी जब भी हम वाहन चलाने चले तो सबसे पहले तो उसकी दशा को ही देख लें कि भाई हमारा वाहन ठीक है कि नहीं, ठीक है, दुरुस्त है कि नहीं। और अच्छे से सीखे बगैर, वो चाहे साइकिल हो, चाहे स्कूटर हो या कुछ भी हो, 4 पहिए की गाड़ी हो, आप सीख कर ही चलाएं। और कार सीखना है, स्कूटर सीखना है तो आपको ड्राइविंग स्कूल से सीखना ज़्यादा सही रहता है और वहाँ पर आपका लाइसेंस भी बन जाता है। उसके साथ साइकिल सीखना तो भाई आप अपने आप से ही सीख जाते हैं, क्योंकि साइकिल में तो लाइसेंस की जरूरत नहीं पड़ती है, बस चलाने आना चाहिए। और टायर में हवा सही है कि नहीं, पंक्चर ना हो, ब्रेक सही ठीक ठाक लग रहा है, ये सब ध्यान देना चाहिए। और चेन ठीक होना चाहिए और ऑयलिंग होना चाहिए, ग्रीसिंग होना चाहिए, इस सब का ध्यान रखना चाहिए। और बच्चे जब चलाते हैं, चाहे वो छोटे बच्चे हो, टीनेज बच्चे हो, तो उन्हें बार बार ये याद दिलाना चाहिए कि साइकिल चलाते वक्त भी हेलमेट लगाओ और हेलमेट लगा के और ग्लव्स पहन के ही जाएं, जो साइकिल के लिए खास तौर से बनते हैं। और जब भी साइकिल चलाने के लिए रोड पर जाएं तो ध्यान रखें कि किनारे किनारे चलें। ऐसा नहीं कि बीचों बीच जहां कारें हैं, बाइक है, उन कतार में बीच में साइकिल लेकर घुस जाए, तो उससे फिर एक्सीडेंट का खतरा रहता है। ये बात माता पिता को जरूर याद दिलाते रहना चाहिए अपने बच्चों को। बिल्कुल। और ममता जी, कई बार हम देखते हैं कि वो बहुत ज्यादा स्टंट करने लग जाते हैं, साइकिल का आगे का पहिया उठा के चलाने लग जाएंगे या फिर दाएं बाएं लहरा के चलाते हैं। स्कूटर भी आ रही, बाइक भी आ रही, तो ये भी ना करें। और जब साइकिल आप क्या कहते हैं कि आप चलाना सीख ही रहे तो साइकिल कभी अचानक पंचर हो जाती है, तो आपको पता होना चाहिए कि साइकिल को बनाया भी कैसे जाता है। तो पहले के समय में हमने देखा था कि पंचर कैसे बनाते, तो घर में भी भाई लोग लाके अपने आप पंचर बना लेते सोल्यूशन से जोड़ जाड़ के, तो हवा भरने का भी साधन रहता था। और इसी तरह जब हम स्कूटी या स्कूटर या बाइक, इन सभी वाहनों में भी जब हम चलाने चलें तो इसका देख लें कि ब्रेक सही है कि नहीं है, पेट्रोल पूरा भरा होना चाहिए, टायर ठीक हो, हवा उसमें भरी हो, और गियर, क्लच और इंजन सभी की सर्विसिंग जो होती है वो समय समय पर ही आप करा लें। और बिना लाइसेंस के और PUC हेलमेट के बगैर आप गाड़ी वगैरह बिल्कुल ना चलाएं। कार चला रहे तो बेल्ट आपकी जरूर बंधी होनी चाहिए, इस बात का बहुत ध्यान रखें। बिल्कुल। हमारे श्रोता ने एक बात लिखा है कि साइकिल चलाकर जाने से पेट्रोल का खर्चा बचता है, मगर साइकिल चलाना अच्छी एक्सरसाइज भी है, ट्रैफिक में आराम से निकल भी जाएंगे। और एक श्रोता ने लिखा है कि दुपहिया हो या 4 पहिया वाहन चलाने से पहले हमारे वैध लाइसेंस होने बहुत जरूरी है। जो भी वाहन हम चलाने वाले हैं उसके बारे में पूरी जानकारी हमें होना चाहिए, और ताकि और ऐसे अपने शरीर के हिसाब से ही गाड़ी का चयन करें। 4 पहिया वाहन चलाने की ट्रेनिंग लेना चाहिए। अगर फिर भी खुद पर भरोसा नहीं है तो ट्यूटर की मदद भी लेनी चाहिए। बाकायदा आप प्रोफेशनल ट्रेनिंग लेके बिल्कुल कार चलाना सीखें, और जब आपके पास बाकायदा लाइसेंस आ जाए ट्रेनर की ओर से, तभी आप कार चलाना शुरू करें। कोई भी वाहन चलाने से पहले एहतियात बरतना बहुत जरूरी है। और देखिए, संदेश में और लिखते हैं कि वाहन चलाने से पहले मैं हवा चेक करता हूँ, फिर स्टार्ट करके 3 मिनट बाद रेस देता हूँ, वाहन को कपड़े से पोंछकर धूल साफ करता हूँ, वाहन में पेट्रोल का लेवल चेक करता हूँ। ये संदेश में लिखते हैं। और अगला संदेश ये लिखा जा रहा है इसमें कि वाहन चलाने से पहले ट्रैफिक के नियमों और सावधानियों से तो सभी वाकिफ होते ही, लेकिन मैंने देखा है कि वाहन चाहे छोटा हो या बड़ा, कुछ लोग उसे सिर्फ एक मशीनरी की तरह ही देखते हैं और मशीनरी की तरह इस्तेमाल करते हैं, जबकि आपका वाहन आपकी शान होती है। अगर अपने वाहन को अपने परिवार के एक सदस्य की तरह और दिल से जोड़ कर रखेंगे तो उसकी जरा सी खामी भी आपको उसे चलाते समय समझ में आ जाएगी, जिसे आप समय रहते उसे दूर करवा सकते हैं, जिससे वो आपको परिवार से सुरक्षित और समय से आपको मंजिल
पहुंचा देगा। बिल्कुल। देखिए ना, हमारे एक सुधी श्रोता हैं जो विविध भारती सुनते ही नहीं बल्कि विविध भारती से बड़ा प्यार भी करते हैं। उन्होंने लिखा है कि अंधेरे में बड़े वाहनों से सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है साइकिल पर रिफ्लेक्टर लगवाना। तो साइकिल पर रिफ्लेक्टर जरूर लगवाएं ताकि बड़े वाहनों के बीच पता चले कि हाँ कोई साइकिल चलाने वाला भी आ रहा है। इन वाहनों के साथ जो साइकिल चलाने वाले होते हैं, खास तौर से महानगरों में, उनके लिए बहुत एहतियात की जरूरत पड़ती है, क्योंकि टीन एज बच्चों को हमने देखा है कि बैग टांग के स्कूल के लिए भी साइकिल से चले जा रहे हैं और ग्रुप में भी जा रहे होते हैं। तो वो क्या करते हैं कि अगल बगल 4 बच्चे हैं, 5 बच्चे अगल बगल चलते हैं। ये भी ठीक नहीं होता है, सही बात। क्योंकि मान लीजिए तेज रफ्तार में कोई गाड़ी आ रही है तो आपका टच भी हुआ तो बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है। इसलिए कतार में चलने की बजाय आगे पीछे चले और साइड में चले, वो सबसे ज्यादा सुरक्षित रहता है। और ममता जी, अगला संदेश क्या कहता है देखते हैं। कि लिखते हैं कि वाहन चलाने के लिए कई नियम हैं जिनका पालन करना जरूरी है। इन नियमों का उल्लंघन करने पर जुर्माना या जेल भी हो सकती है। गाड़ी चलाने के नियम: सड़क के बाईं ओर गाड़ी चलाएं, जेब्रा क्रॉसिंग पर पैदल यात्रियों का ध्यान रखें, नशे में गाड़ी ना चलाएं, गाड़ी चलाते समय मोबाइल फोन पर बात ना करें, इशारे, हॉर्न और संकेतों का इस्तेमाल करें, दूरी बनाए रखें, सीट बेल्ट लगाएं और हेलमेट पहने, निर्धारित गति में ही गाड़ी चलाएं, अपनी ही लेन में चलाएं, ओवरटेक ना करें, लेन बदलते समय इंडिकेटर का इस्तेमाल करें, लाल बत्ती का उल्लंघन ना करें। इस तरह की बात लिखी है। और इसी तरह अगले संदेश में लिखा है कि वाहन चलाने से पहले हमें कई चीजों का ध्यान रखना होता है कि हमारे वाहन से सबसे पहले पेट्रोल तो है कि नहीं है वाहन में, और जब शुरू करें तो ये देख लें कि वो ठीक से स्टार्ट हो रहा है कि नहीं, और ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास है कि नहीं। अगर नहीं है तो उसे समय पर बनवा लें, और अगर आप लगातार चलाते रहेंगे तो आपका वाहन ठीक रहेगा। आपको ये ध्यान रखना चाहिए। और इन्होंने लिखा है कि वाहन में तो पेट्रोल है तो हमारी गाड़ी को किसी सर्विस की जरूरत नहीं है, तो हमारी गाड़ी में कुछ खराबी तो नहीं है, अगर हो तो उसे तुरंत ठीक करवा ले। ऐसा इन्होंने बात लिखी है। और लिखा है कि प्रदूषण होता है गाड़ी चलाते वक्त, तो अपनी गाड़ी के प्रदूषण मुक्त करने के लिए बहुत ध्यान रखें, साफ सफाई करवाएं, और सरकार ने जो स्पीड निर्धारित की है उस स्पीड पर ही गाड़ी को ले जाना चाहिए, ऐसा लिखते हैं। और लिखते हैं संदेश में कि वाहन चलाने से लिए कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। आपको आयु नियम लागू होना चाहिए, आपके पास लाइसेंस होना चाहिए, हेलमेट होना चाहिए। और लिखते हैं जिस देश में है वहां चल रहे हैं तो उसे देख के सड़क के कायदे नियमों की जानकारी होनी चाहिए। भारत में बाएं हाथ से ड्राइव करते हैं, जबकि विदेश में दाएं हाथ से ड्राइव करें गाड़ी। तो अब गाना सुन लेते हैं। माना जनाब ने पुकारा नहीं, क्या मेरा साथ भी गवारा नहीं, मुफ्त में बन के चल दिए तन के, वल्ला जवाब तुम्हारा नहीं। माना जनाब ने पुकारा नहीं, क्या मेरा साथ भी गवारा नहीं, मुफ्त में बन के चल दिए तन के, वल्ला जवाब तुम्हारा नहीं। माना जनाब ने पुकारा नहीं। यारों का चलन है गुलामी, देते हैं हसीनों को सलामी। यारों का चलन है गुलामी, देते हैं हसीनों को सलामी। गुस्सा न कीजिए, जाने भी दीजिए, बंदगी तो लीजिए साहब। माना जनाब ने पुकारा नहीं, क्या मेरा साथ भी गवारा नहीं, मुफ्त में बन के चल दिए तन के, वल्ला जवाब तुम्हारा नहीं। माना जनाब ने पुकारा नहीं।
टूटा दिल ये हमारा, जैसा भी है अब है तुम्हारा। टूटा फूटा दिल ये हमारा, जैसा भी है अब है तुम्हारा। इधर देखिए नजर फेंकिए, दिल लगी न कीजिए साहब। माना जनाब ने पुकारा नहीं, क्या मेरा साथ भी गवारा नहीं। मुफ्त में बन के चल दिए तन के, वल्ला जवाब तुम्हारा नहीं। माना जनाब ने पुकारा नहीं। माशा अल्लाह कहना तो माना, बन गया बिगड़ा जमाना। माशा अल्लाह कहना तो माना, बन गया बिगड़ा जमाना। तुमको हंसा दिया प्यार सिखा दिया, तुमको हंसा दिया प्यार सिखा दिया। शुक्रिया तो कीजिए साहब। माना जनाब ने पुकारा नहीं, क्या मेरा साथ भी गवारा नहीं। मुफ्त में बन के चल दिए तन के, वल्ला जवाब तुम्हारा नहीं है। नूतन और देव आनंद इस फिल्म में साइकिल चलाते हुए चले जा रहे हैं। क्या बात है। देखिए और कितना अच्छा नजारा होता है, बहुत और मौज मस्ती करते हुए। पेइंग गेस्ट फिल्म का गाना था, किशोर कुमार की आवाज थी। और ये गाना खास तौर से साइकिल चलाने की बात पर अपने श्रोताओं को सुनवाया। एक श्रोता ने अपनी टिप्पणी साझा की है। लिखा है कि वाहन चलाने से पहले ट्रैफिक के नियमों और सावधानियों से तो वाकिफ होते हैं, लेकिन मैंने देखा है कि वाहन चाहे छोटा हो या बड़ा, कुछ लोग उसे सिर्फ मशीनरी की तरह ही देखते हैं। और एक श्रोता ने लिखा है कि मैंने पहली बार कार चलाना सीखा तो मुझे बहुत डर था। सबसे छुपते छुपाते मैं 2 पहिया वाहन तो चला लेती थी, लेकिन मुझे शौक था कि मैं कार चलाऊं, क्योंकि मेरी माँ ने मृत्यु से पहले मुझसे वादा लिया था कि तुम कार चलाया करो। अब मेरे दिमाग में वो बात लगातार घूम रही थी। मैं कैसे कार चलाना सिखाती? तो मैं स्कूटर से विद्यालय पढ़ाने जाती थी और रास्ते में एक ड्राइविंग स्कूल पड़ता था। वहां पर अपना 2 व्हीलर खड़ा करके फिर मैं कार चलाना सीखती थी। ये सिलसिला 15 दिन तक चलता रहा। कुछ दिनों बाद जब मेरा बेटा आया तब उसने अपने पापा को बताया कि मम्मी ने गाड़ी चलाना सीख लिया है। उनको विश्वास नहीं हुआ। पहली बार उनसे छुपा कर मैंने कोई काम किया था और आज इस बात को 10 साल हो गए। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मेरे पति मेरे इस प्रयास की सराहना करते हैं। भाई छुपा कर सीखने की क्या जरूरत थी, आप तो बताकर भी सीख सकती थी। और आजकल तो घर में सब लोग आपको प्रेरित करते हैं कि आप गाड़ी चलाना जरूर सीखो। लेकिन कई बार क्या होता है कि ऐसे परिवार में होता है कि अगर एकदम से बताएंगे तो मना ही हो जाएगा, तो फिर इस समय लोग सोचते छुपा कर ही सीख लें, तो सीख जाते हैं। तो फिर लोगों को बहुत मजा आ जाता है कि हाँ गाड़ी चलाना सीख गए, है ना। और क्या लिखा है अगले श्रोता ने? लिखते हैं कि वाहन की बात इन्होंने लिखी है। एक श्रोता ने देखिए ये बात भी लिखी है कि हमें वाहन चलाने से पहले कई बातों का ध्यान देना चाहिए। लिखा है कि हमारे बहन ने सबसे पहले हमारे वाहन में सबसे पहले पेट्रोल तो है, और खुद से पूछें और जब आप शुरू करें और फिर उसके बाद चलाना शुरू करें गाड़ी। और ये भी देखें कि हमारे पास ड्राइविंग लाइसेंस है कि नहीं। अगर है तो उसे, अगर नहीं है तो बनवा लें। और आप लगातार चल रहे हैं तो आपको ये ध्यान रखना होता है कि पेट्रोल है कि नहीं गाड़ी में। हमारी गाड़ी को किसी सर्विस की ज़रूरत तो नहीं है, हमारी गाड़ी में कुछ खराबी तो नहीं है। अगर हो तो उसे तुरंत ही ठीक करवा लें। कुछ गाड़ी ऐसी होती है जो बहुत ज़्यादा सर्विसिंग की ज़रूरत मांगती है। और एक लिखते हैं कि वाहन चलाने से पहले ट्रैफिक के नियमों की सावधानी से तो सभी वाकिफ होंगे, लेकिन जब मैंने देखा कि वाहन छोटा हो या बड़ा, कुछ लोग उसे सिर्फ एक मशीनरी की तरह ही देखते हैं और मशीनरी की तरह इस्तेमाल करते हैं, जबकि आपका वाहन आपकी शान होती है। अगर अपने वाहन को अपने परिवार के एक सदस्य की तरह जोड़ कर रखेंगे तो जरा सी भी खामी आपको चलाते समय समझ में आ जाएगी, जिसे आप समय रहते दूर करवा सकते हैं। और इसके आगे ये लिखते हैं कि इनकी आपकी शान फीकी नहीं होने देगा वाहन आपका। मेरा पहला वाहन तो साइकिल ही थी, फिर शादी में स्कूटर मिला था और
फिर 2 बाइक पिताजी ने दिलवाई थी और अभी 2 साल पहले मैंने एक स्वयं खरीदी है। और इन सभी को अपनी फैमिली मेंबर की तरह बनाकर रखता हूँ। मेरे किसी भी वाहन ने आज तक कभी रास्ते में धोखा नहीं दिया। तो यानी कि जैसे आपने ख्याल रखा है अपने वाहन का, तो ऐसे सब लोग अपने वाहन का ख्याल रखें तो बहुत अच्छा रहता है। कई बार देखते हैं ममता जी की गाड़ी तो निकाल ली लेकिन स्वच्छता पर ध्यान नहीं दिया, तो बैक का जो शीशा है उसमें भी स्पॉट पड़े हुए हैं, तो बिना साफ किए आप चलाने लग जाते हैं तो आपके लिए वो नुकसानदेह साबित होता है। कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे आपके पास बाकायदा गाड़ी के दस्तावेज होने चाहिए, आरसी बुक, इंश्योरेंस पेपर वगैरह रखें, और गाड़ी कहाँ पार्क करनी है इसका भी ध्यान रखें। खासतौर से बड़े शहरों में, महानगरों में अमूमन होता है कि हड़बड़ी में पार्किंग कहीं कर देते हैं तो फिर गाड़ी की आप उठवा ली जाती है, टोचन भी हो जाती है, इसका भी ध्यान रखें। और स्कूटर बाइक में चाबी लगी न छोड़ दें। कई बार ये भी भूल कर देते हैं लोग, अपने कार की फोटो, उसका नंबर प्लेट की फोटो मोबाइल में रखें और बाइक स्कूटर की भी रखें, ये भी ख्याल रखें। बिल्कुल। एक बार ऐसे ही किस्सा था कि एक की शादी तय हुई तो अपनी वाइफ को लेकर के घुमाने गए। अब वो पिक्चर देखने चले गए और स्कूटर उन्होंने जहाँ पार्क किया उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि कहाँ किया है। तो बाद में निकले तो वो स्कूटर ही ढूंढ रहे कि मैंने कहाँ खड़ा किया। बाद में उन्हें याद आया कि भाई थिएटर के बाहर ही तो खड़ा किया था। और भी ऐसे भी होता है जैसे मॉल में, बहुत मॉल जाते हैं और पार्किंग एरिया में बहुत बड़ा पार्किंग एरिया जब होता है तो सभी एक जैसे जगह होते हैं और कहाँ पे पार्क की गाड़ी ये भूल जाते हैं। तो जो उसमें नंबर्स लगे होते हैं ABCD के फॉर्म में लिखा रहता है तो वो देख ले कि कहाँ आपने पार्क किया है, वरना जल्दी में पार्क करके चले जाते हैं और ढूंढते रहते हैं कि अरे हमने गाड़ी कहाँ पार्क की थी। और तो ऐसा भी होता है। और ऐसी समस्या आजकल बिल्डिंगों में भी बहुत आती है। बिल्डिंगों में जो इतनी बड़ी पार्किंग होती है 3rd फ्लोर तक रहती है तो उसमें बहुत समस्या आती है कि कहाँ कौन से फ्लोर पे हमने गाड़ी पार्क करी। तो फोटो खींचना ही बहुत जरूरी होता है कि तभी आप बच सकते हैं, वरना तो आप ढूंढते रह जाएं। अगर आपका अलॉटमेंट नहीं है तो पार्किंग का, वरना बिल्डिंग में आपका अलॉटमेंट है तो फिर तो फिक्स जगह पर ही आपको पार्क करना पड़ता है। और अब गाना सुनना बहुत जरूरी है, सुनिए। बाग में फूल किस
ये गाना हमारे श्रोता सुन रहे थे और हम वाहन की सावधानियों के बारे में बात कर रहे थे। तो हमारे एक श्रोता ने कुछ जानकारी दी है, महत्वपूर्ण जानकारी, जो हम साझा कर रहे हैं अपने श्रोताओं के साथ। लिखा है कि लंबी ड्राइव पर निकले तो बीच बीच में ब्रेक लेते रहें, और ब्रेक लेना बहुत ज़रूरी होता है कि कहीं थोड़ी देर पर ज़रूर रुक जाए। लगातार लंबे समय तक ड्राइव करने से अक्सर नींद आने का खतरा होता है, और नींद आए तो फिर क्या हो सकता है, कितना बड़ा हादसा, इसका तो अंदाजा आप सभी लगा ही सकते हैं। और रात की ड्राइविंग में ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत पड़ती है, और ज्यादातर एक्सीडेंट ओवर स्पीडिंग और ओवरटेकिंग के समय होती है। अगले वाहन से सुरक्षित दूरी बनाकर जरूर रखें ताकि वो अचानक ब्रेक लगाए तो आप रुक सकें। और कार की जब बैटरी डाउन हो जाती है कई बार आप कई बार ऑन करके छोड़ के चले जाते हैं, बैटरी तो चलती रह जाती है, तो फिर जब बैटरी डाउन हो जाती है तब आपके लिए बड़ी मुसीबत हो जाती है। हम आपको बताएं, एक बार घने जंगल में हम जा रहे थे, भंडारदरा के घने जंगल में, और वहां पर कार की बैटरी डाउन हो गई। घनी बारिश का मौसम था, और ये सब ज्यादा समस्या होती है बारिश के मौसम में। जब हम थोड़ी देर बाद घूम फिर कर कई घंटों बाद जब लौटे तो पता चला कि कार आपके स्टार्ट ही नहीं हो रही है। तो ऐसे में बहुत बड़ी मुसीबत हो जाती है, तो इसका भी ख्याल हमें रखना चाहिए। ये बातें छोटी छोटी हैं, लेकिन आपकी जो यात्रा होती है वो मुसीबत में डाल देती है अगर आप इन बातों का ख्याल न रखें, ये सावधानियां न बरतें। अगर आप इस तरह की सावधानी बरतते हैं तो आप सुरक्षित यात्रा कर सकते हैं। और जब आप अपनी गाड़ी के अलावा जैसे बुक करते हैं, आप गाड़ियां टैक्सी हायर करते हैं, तब तो आपको और ज्यादा ख्याल रखना चाहिए। सुबह के वक्त एकदम अर्ली मॉर्निंग या फिर रात के वक्त जब आप बैठते हैं तो आप कांच में देखते रहें कि आपका जो ड्राइवर है वो कहीं झपकियां तो नहीं ले रहा है। एक बार मेरे साथ ऐसा हुआ था कि हम जा रहे थे और पता चला कि ड्राइवर जो बाकायदा ऐसे नैप ले रहा था, मतलब चलाते चलाते जैसे एकदम से रुक गए, और तो हम एकदम से सतर्क हो गए और हमने कहा कि नहीं, आप यहीं छोड़ दीजिए, हम दूसरी टैक्सी हायर करेंगे। तो ये भी आपको करना चाहिए। बिल्कुल ऐसा नहीं कि आप टैक्सी में बैठे और आंख बंद करके बैठे रह गए। और कई बार ये भी कहा जाता है कि गाड़ी आपकी बहुत दिनों तक मान लीजिए खड़ी, आप नहीं चला रहे हैं, तो बैटरी के जो आगे पॉइंट रहते हैं वहां पर एक रहता है हुक टाइप का, उसको आप वहां से लूज कर दें तो भी आपकी बैटरी जितनी चार्ज है वहीं पर रुक जाएगी। और हम लेते हैं यहाँ पर एक ब्रेक। जिन्होंने साल 2001 में मचा दिया था गदर। मैं निकला ओ गड्डी लेके ओ रास्ते पर ओ सड़क में एक मोड़ आया, मैं उठे दिल छोड़ आया। सनी कंधे पे उत्कर्ष और 30 किलोमीटर की रफ्तार से ट्रेन एक डब्बे से दूसरे डब्बे पे दौड़ के जाना है। एक चौपर पे कैमरा, 5 कैमरे लगे हुए हैं। अब आप सोचो, वो पहला शॉट है मेरे जीवन का जब वो ट्रेन चली और सनी ने भागना शुरू किया बच्चे को लेके। मैंने एज ए डायरेक्टर आंख बंद कर, और वो मैंने लाइफ का सबसे बड़ा रिस्क लिया। अपने तो अपने होते हैं। एक फिल्मकार जिनकी कहानी सुरीली अखियों वाली है। सुरीली अखियों वाले जाने माने फिल्म निर्देशक अनिल शर्मा। तेरा फितूर जब से चढ़ गया रे। विविध भारती पर आज के मेहमान 19 फरवरी शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। यादों के झरोखों से अक्सर मैं तुमको निहारा करती हूँ।
और आज है 19 तारीख। हमारा अगला कार्यक्रम है आज के मेहमान। तो ये कार्यक्रम बस 4 बजे से शुरू होगा, आप सभी सुन सकते हैं। और जरा याद करो कुर्बानी में हम बात करेंगे क्रांतिवीर बैकुंठ शुक्ल जी के बारे में। देश की स्वतंत्रता के लिए अनेकों क्रांतिकारियों ने हंसते हंसते अपने प्राणों की आहुति दे डाली और मातृभूमि से सच्चा प्रेम इन वीरों की आंखों में झलकता था। रात दिन यही स्वप्न देखा करते थे कि कैसे हमारी मातृभूमि स्वतंत्रता की सुगंध महसूस करेगी, अपना वतन, अपने लोगों के बीच एकता भाईचारे की हवा बहेगी, गगन में तिरंगा लहराएगा, हर भारतवासी के ओठों पर आजादी के गीत सुनेंगे। ऐसी ही भावनाओं से भरे हुए थे क्रांतिकारी बैकुंठ शुक्ल जी। और आज हम ऐसे क्रांतिकारियों को याद करते हैं, उनके बारे में थोड़ी जानकारी देते हैं। तो इसी क्रम में, इसी कड़ी में हम बता रहे हैं बैकुंठ शुक्ल जी के बारे में। आपका जन्म हुआ था मुजफ्फरपुर जिले के जलालपुर ग्राम के एक किसान परिवार में। प्राथमिक शिक्षा वहीं से शुरू हुई और बाद में मथुरापुर गांव के प्राथमिक स्कूल में अध्यापक बनकर समाज सुधारने के कार्य में वे जुट गए। इनके परिवार में चाचा योगेंद्र शुक्ल हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक में से एक थे। आपका स्वतंत्रता सेनानियों का परिवार था, उनके ऊपर भी इसका प्रभाव पड़ रहा था। उन्होंने देखा कि कैसे परिवार के लोग ब्रिटिश राज्य से मुक्ति पाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। तो ये कह सकते हैं कि उनका लक्ष्य यही था कि देश किसी तरह से आजाद हो। और 1930 के दशक की शुरुआत में बैकुंठ शुक्ल का मिलना किशोरी प्रसन्न से हुआ और उनकी पत्नी सुनीता देवी से उनका मिलना हुआ। वे नमक सत्याग्रह आंदोलन में बड़ी सक्रियता से अपना योगदान दे रहे थे। यहाँ उनसे मिलने के बाद उनके विचारों का गहरा असर शुक्ल जी पर हुआ। वे भी आजादी की लड़ाई में शामिल हो गए। जब 1930 में सविनय अयोध्या आंदोलन का दौर था, उन्हें भी जेल जाना पड़ा। इस तरह पटना कैंप जेल में उनकी वहां पर भेंट विभूति भूषण दास से हुई। विभूति जी अक्सर रविंद्रनाथ टैगोर की विपुल कविताओं का पाठ किया करते और अनेक वीर क्रांतिकारी कहानियों को भी वो सुनाया करते थे। उनको सुनकर शुक्ल जी के हृदय पर, उनके मानस पटल पर राष्ट्रवादी भावना की लौ जल उठी। और उधर जब गांधी जी इरविन समझौता हुआ तो जेल से कई कार्यकर्ताओं के साथ बैकुंठ शुक्ल भी रिहा हो गए। बैकुंठ जी के दृष्टिकोण में परिवर्तन साफ दिखने लगा था। वे मानते थे कि आजादी बिना समझौता किए एक क्रांतिकारी संघर्ष द्वारा ही हासिल की जा सकती है। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के विचारों से प्रभावित थे। उनका समर्थन भी वो करते थे। जब इन तीनों क्रांतिकारियों को सजा सुनाई गई थी, बैकुंठ शुक्ल बदला लेने के लिए उग्र हो उठे थे और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन ने मिलकर योजना बनाई। हाजीपुर स्टेशन के पास गांधी आश्रम में बैठक में किशोरी प्रसन्न, बैकुंठ भी थे वहां पर। और आखिर में शुक्ल जी को काम सौंपा गया। फणींद्रनाथ घोष वे थे जिन्होंने गद्दारी करी थी। उसी के चलते गवाही के कारण तीनों क्रांतिकारियों को फांसी मिली थी। 9 नवंबर सन 1932 को बैकुंठ अपने साथी चंद्रमा सिंह के साथ थे और घोष को गोली का निशाना उन्होंने बना डाला। वहां से भाग गए और कुछ माह बाद 5 जनवरी 1933 को चंद्रमा सिंह को कानपुर में पकड़ लिया गया था और 6 जुलाई 1933 को बैकुंठ जी को हाजीपुर ब्रिज से गिरफ्तार करा गया और मुकदमा चला और उन्हें हत्या का दोषी ठहरा दिया गया। 14 मई सन 1934 को उन्हें गया केंद्रीय कारागार में फांसी की सजा सुनाई गई। लेकिन उस वक्त भी उनके ओठों पर यह गीत गूंज रहा था। उनके साथी विभूति दास गुप्ता ने आंखों देखी बात बताई थी। वो बोले थे, हासी हासी परब फांसी, माँ देख बे भारतवासी, विदाई दे माँ फिर आसी। हंसते हुए मैं फांसी पर चढ़ूंगा, हे माँ भारत के लोग देखेंगे, मुझे विदा करो माँ, मैं फिर आऊंगा। ऐसे वीर योद्धा को शत शत नमन। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सर
तो ममता जी कई बार ऐसा होता है कि हम एक साथ कई काम करने के चक्कर में कुछ ना कुछ भूलना शुरू कर देते हैं। आप भूल गई हैं क्या? कुछ नहीं भूले, आपने मुझे लपेट लिया। डर गई ना, तो इसी को तो बस भूल गई थी कि आप कुछ भूल गई हैं। नहीं आपने मुझे अच्छा लपेटा। हाँ, तो और ऐसे होता है कि हाँ, हम भूल जाते हैं कि अरे हम कुछ भूले तो नहीं, ये भी होता हाँ, है। बिल्कुल। कई बार हमारे हाथ में घड़ी लगी होती है और हम सोचते हैं कि अरे हमारी घड़ी कहाँ गई, भूल गए। हाथ चेन पहना हुआ होता है और सोचते हैं कि कहाँ चेन चली। और वो तो छोड़िए ममता जी, चश्मा जो सर पे लगा होता है, ढूंढते चश्मा कहाँ, तो ये भी एक समस्या होती है कि हम पढ़ने के लिए पहले तो आप भी तो भूल गई थी चश्मा, और आपने फोन किया था कि मेरा चश्मा जरा उठा के रख दीजिएगा। बिल्कुल ऐसी चीजें हो जाती हैं जब जैसे अभी आपने मुझे फंसाई दिया था तो ऐसे अनुभव हो गया। लेकिन क्या होता है, उम्र के एक पड़ाव पर तो भूलना स्वाभाविक है, लेकिन आजकल ये कहते हैं कि उम्र का तकाजा नहीं बल्कि छोटे बच्चे भी खूब भूलते हैं। बिल्कुल 6 साल 7 साल के बच्चों को भी कुछ कहा जाता तो वो भूल जाते हैं, अपनी कलम पेंसिल किताबें और ये सब भूल के चले आते हैं स्कूल में, टिफिन बॉक्स, ड्राइंग बुक। तो ये जो भूलने की आदत है ये क्यों हो रही है, कैसे हो रही है, और हमारे श्रोता क्या कुछ भूल जाते हैं, बता रहे हैं क्या टिप्पणी में? तो ये बताएं कि जब आप भूल जाते हैं तो फिर घर में क्या होता है, वो भी बताएं। बिल्कुल, तो संदेश में देखिए लिखा ही है ना, पढ़िए। लिखते हैं कि करना कुछ था लेकिन कुछ भूल गए। जब एक से ज्यादा काम दिमाग में करने की सोचते हैं तब कुछ इस तरह से होता है कि कुछ सोचते हैं फिर भूल जाते हैं। मेरे साथ तो ऐसा ही होता है, ऊपर जाने के लिए सोचती हूँ तो 2-3 काम लेकर होता है, ये एक काम जरूर भूलती हूँ। जब नीचे आ जाती हूँ फिर याद आती है। जिस समय जो काम सोचे उसको उसी समय करें तो ज्यादा अच्छा है, नहीं तो अभी करते हैं और उसमें कुछ तो भूल ही जाते हैं। बिल्कुल सही बात है, ऊपर नीचे के घर में ये वाली समस्या आती ही आती है। और ममता जी कई बार इतनी सी बात बड़ी भूल का अंजाम खतरनाक भी साबित हो जाता है। उम्र के साथ ये परिवर्तन भी होता है, लेकिन हमेशा ये आदत नहीं बननी चाहिए कि हम भूल गए, और ये हर वक्त अपनी एक्सक्यूज नहीं देना चाहिए कि हम अरे क्या करें, सॉरी भूल गए। तो इससे भी आपके प्रभाव जो आपका असर पड़ता है उसका। और हमें कुछ उपाय अपनाने चाहिए ममता जी अपनी स्मरण शक्ति को बढ़ाने के लिए, जैसे वो ठीक रहे। आज की भागम भाग जिंदगी में तमाम ऐसी उलझने होती हैं, तनाव होता है कि हमारा दिमाग जो है ना वो उलझ कर रह जाता है। तो अपने दिमाग को में सही करने के लिए संतुलन बनाना चाहिए। और कहते हैं कि न्यूरॉन नामक एक कोशिका जो होती है उस पर ये बहुत निर्भर रहता है। हम अपनी इसी शक्ति को पहचाने और इसके लिए हमें शरीर को शांत और स्थिर रखने का अभ्यास करना चाहिए, यानी कि शांत और स्थिर रखना है अपने मन को। और इसके लिए आप एक शांत कमरे में बैठ जाइए और कुछ वहां पर ही अपने मन की सोचिए, तो आप देखेंगे कि आपके अंदर बहुत सारी चीजें आपको याद आने लगेंगी और इससे आपकी जो स्मरण शक्ति है वो आपकी धीरे धीरे बढ़ने लग जाएगी। ये तो कहा जाता है कि आप थोड़ा सा शांत मन से कोई चीज याद करें तो याद आ जाता है। और कोई पहचान, जैसे पुराने जमाने में आपको याद होगा कि माँ या चाची काकी कहती थी कि याद से ये काम करके आना, फिर बार बार हम उसे दोहराते थे कि कहीं भूल न जाए, भूल जाएंगे तो डांट पड़ेगी। तो घर में जो बड़ी बुजुर्ग महिलाएं थी वो किसी में दुपट्टे में या गांठ लगा के दे देती थी, या फिर कुछ ऐसे कागज की पुड़िया बना के दे देती थी हाथ में कि देखो याद रखना, भूलना मत। तो ये भी एक तरीका है आपको याद दिलाने के लिए। और आजकल आपके पास मोबाइल होता है जिसमें आप नोटपैड बना सकते हैं, लिख सकते हैं कि आप उसमें अपनी बातें लिख सकते हैं कि ये भूल न जाए। जैसे कई बार मीटिंग लोग भूल जाते हैं और सरकारी जो काम होते हैं, दफ्तर के जो काम होते हैं वो तो आपको याद रखने ही पड़ते हैं, लेकिन आप अगर भूलने की बीमारी है तो आप ये नोटपैड का इस्तेमाल कर सकते हैं। और बाकी तो आप जैसे कागज पर लिखना, ये तो लिखना ही चाहिए कि पता चला कि कागज पर लिखा और वो भी भूल गए कागज। कई बार होता यही है कि तो इसलिए नोटपैड पर आप वो अपनी पूरी काम की फहरिस्त बना ले तो आप इससे बच जाएंगे। और मेडिटेशन एक बहुत बड़ा हथियार है जिससे आप भूलने की बीमारी पर काबू पा सकते हैं, क्योंकि जब आप मन को एकदम शांत कर देते हैं, सारे झंझावात को दूर ढकेल देते हैं और कुछ भी विचार श्रृंखला नहीं होती है, तो इसके अभ्यास से भी भूलने की श्रृंखला कम होती है आपकी। और आपने जो बात करी ना कि कागज में बांध लेते, तो हमने कई बार देखा था कि मम्मी और नानी दादी के पल्लू में गांठ बंधी होती थी, तो कुछ भी याद रखना होता था तो बस ये कहती थी पल्लू में बांध लो। तो इस तरह की चीजें भी वो करके याद रखती थी। और हमारे संदेश में लिखते हैं कि
बचपन की स्वर्णिम यादों की बस एक लकीर सी बाकी है। कुछ दोस्त बनाए थे मैंने, कुछ साथ रहे, कुछ याद रहे, कुछ दूर गए, कुछ बिसर गए, कुछ भूल गया, कुछ याद रहा, कुछ खो गया, कुछ साथ रहा। वो समय भी अब बहुत सुहाना था, कल्पनाओं की उड़ानें थी, वो सपनों का जमाना था। किसी बात की फिक्र नहीं, बस खुशियों का आना जाना था। जीवन की अविरल धारा में कुछ स्वप्न सुहाने संवर गए, कुछ स्वप्न सुहाने बिखर गए, कुछ भूल गया, कुछ याद रहा, कुछ खो गया, कुछ साथ रहा। एक बात बताइए मंजरी जी, ये जो कविता आपने पढ़ सुनाई है, ये अगर हम अपने श्रोताओं से पूछें तो शायद ये याददाश्त के आधार पर नहीं लिखी गई है, ये कहीं से गूगल से उठा के लिखी गई कविता है। पर आपको याद होगा कि बचपन में आपको ये दिया जाता था टास्क, ये काम दिया जाता था कि आपको ये कविता याद करनी है, और एक नहीं कई कविताएं याद होती थी, और समय याद हो जाती थी, लघु कथाएं याद होती थी, और शब्द बहुत सारे याद होते थे। लेकिन अब आगे वाली पीढ़ी जो आ रही है वो हर चीज मोबाइल पर डिपेंडेंट हो गई है, गूगल पर हर चीज देखना। एक भी कविता बच्चों को नहीं याद होती है। वो जो छोटे बच्चे होते हैं राइम सीखते हैं, लेकिन जैसे ही वो बड़ी क्लास में जाते हैं उन्हें सब वो कविताएं भूल जाती हैं। और तो और अब हमने कई पेरेंट्स को, कई माता पिता को ये कहते पाया है कि क्या करेंगे ये कविताएं याद कर, आगे तो जरूरत है नहीं, इनको पाठ्यक्रम में तो कहीं है नहीं। और थोड़े दिन कुछ क्लास में, जैसे जब अंग्रेजी स्कूल के पढ़ने वाले बच्चे हैं तो कहते हैं कि हिंदी थोड़े दिन पढ़ाई जाएगी, भूल जाएंगे। यही आलम हिंदी स्कूल में भी अब हो रहा है कि कविताएं याद नहीं कराई जाती हैं और बच्चे याद नहीं करते हैं, उससे बस कॉपी पर पढ़कर भूल जाते हैं। बिल्कुल। और हम लोग ने उस समय जो कविताएं याद करी थी वो आज तक याद है। बिल्कुल। और आजकल के बच्चों को पूछोगे तो वो नहीं बता सकते। पहाड़े, इसी तरह से गिनतियां, और इसी तरह से जो मतलब गणित के सवाल होते हैं, तुरंत जवाब देना कि इतने में से इतना घटाया तो कितना होगा। या कहीं जब दुकान पर खरीदारी करने जाते हैं तब बच्चे कैलकुलेटर के आदी हो गए हैं, सब कुछ, यहाँ तक कि फोन नंबर भी लोग नहीं याद रख पाते हैं। हम सब, आप सब की ये बीमारी हो गई है, प्रॉब्लम हो गई है कि हम नंबर्स नहीं याद रख पाते हैं। एक जमाना था कि पूरे परिवार के सदस्यों के नंबर याद रखते थे हम, और आजकल तो मोबाइल के नंबर तो इतने सारे हो गए कि अब लगता है मेमोरी में डाल दो, वहीं से निकाल लेंगे। तो ये वाली चीज हो गई है। और लेकिन कहा जाता है करत करत अभ्यास के जड़मत होती सुजान। तो अगर आप अभ्यास फिर से शुरू करें, नंबर से याद करना, मतलब कुछ जरूरी बात है, कुछ जरूरी नंबर, तो बहुत फायदा होगा। हर बात के लिए मोबाइल पर डिपेंडेंट होना जरूरी नहीं है। और संदेश में लिखते हैं कि करना कुछ था लेकिन कुछ भूल गए, भूलना जीवन का अंग है, कुछ ना कुछ हम रोजमर्रा में भूल जाते हैं। घर से ऑफिस जाते वक्त कभी फाइल, कभी मोबाइल, तो कभी गाड़ी की चाबी भूल जाते हैं, कभी कभी ऑफिस में दोपहर का खाना भूल जाते हैं, और जो शाम को घर आकर करते हैं कोई ना कोई बहाना बीबी को बताते हैं। और कभी कभी घर में खाने में नमक, चाय में चीनी डालना भूल जाते हैं, और कभी कभी बाजार से घर आज का वक्त सामान लेना भूल जाते हैं, और दोस्त के घर चले जाते हैं, खूब गपशप मारते हैं, और घर जाकर कहते हैं मैं तो घर का सामान लेना भूल गया। यही जीवन है। लेकिन फिर क्या हालत होती होगी। और बहुत सारे लोग ये भी भूल जाते हैं, जो आपने चीनी डालने की बात कही है हमारे श्रोता ने, तो कई बार डबल चीनी डाल दी जाती है। एक बार डाल के दोबारा फिर डाल दी जाती है। और यहाँ तक तो गनीमत है, कुछ लोग इतने ज्यादा भुलक्कड़ होते हैं कि चाय में चीनी की बजाय नमक भी डाल देते हैं। बाकायदा जितनी 2 चम्मच शक्कर डालनी है तो 2 चम्मच नमक। इसीलिए फिर क्या आलम होता है। और हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि लेकिन जिंदगी में बहुत कुछ ऐसा भी होता है जिसे भूल जाना ही बेहतर होता है, कि कहा गया है ना कि बीती ताही बिसार दे। भूलने और याद रखने का एक पहलू ये भी है कि भूलना भी याद रखने जितना ही जरूरी है। हर चीज याद रखी जाए तो जिंदगी मुसीबत भी बन जाती है। ये बात उस बात के लिए है जब आपके अनुभव बड़े कड़वे होते हैं, जो आपके दर्द भरे पन्ने होते हैं, उन दर्द भरे पन्नों को आप भूल जाएं तो ही बेहतर होता है। तब आप आगे की जिंदगी सुकून से, सुचारू रूप से जी सकते हैं। और एक गीत सुन ले। बिल्कुल। एक तेरा साथ हमको 2 जहां से प्यारा है। एक तेरा साथ हमको 2 जहां से प्यारा है। तू है तो हर सहारा है। तू
चमन सा डोलता है। आज घर हमने मिलन के रंग से संवारा है। तू है तो हर सहारा है। ना मिले संसार तेरा प्यार तो हमारा है। ना मिले हाँ भूल गई। देखिए भूलने की आज तो मुझे आपने पकड़ लिया। हमारे एक साथी लिखते हैं कि मेरी भूलने की आदत बहुत कम है, लेकिन मुझसे छोटा भाई बहुत भुलक्कड़ था। उसे जब भी मम्मी कोई सामान लेने के लिए पैसे देकर भेजती तो दुकान पर जाकर वापस आ जाता, फिर पूछता और आप क्या मंगवाया था, और मैं जाते हुए रास्ते में भूल गया। और आप भूल गई हैं सत्तू के पराठे बनाना। देखिए आप मुझे फंसाइए मत, मुझे सब याद है ममता जी। हमारे साथी भी हंस रहे होंगे बस इसीलिए याद दिला रहे हैं कि सत्तू के पराठे बड़े स्वादिष्ट लजीज लगते हैं। अगर वो भूल गए हम तो फिर बहुत मुश्किल पड़ जाएगी। उसको हम नहीं भूल सकते क्योंकि मुझे बहुत पसंद है। और आज रात को सत्तू के पराठे तो बनेंगे, बिल्कुल बनेंगे। तो एक श्रोता ने लिखा है कि सत्तू के पराठे बनाने के लिए आप क्या करें कि एक कटोरी सत्तू ले लें, चुटकी भर अजवाइन, स्वाद के अनुसार नमक मिर्च डालकर, अगर चाहें तो एक महीन कतरा प्याज मिलाकर उसमें करीब 2 चम्मच सरसों का तेल डालकर उसका मिक्सचर तैयार कर लें। एक परात में गेहूं का आटा लगाएं और सत्तू के मिक्सचर को आटे की लोई में भरकर घी में सेकें। ये पराठा आलू टमाटर के भरते या चटनी के साथ खाएं, बड़ा स्वादिष्ट लगेगा। देखिए और लिखते हैं कि हमारे प्रांत में सर्दी हो या गर्मी सत्तू के व्यंजन या सत्तू का दैनिक आहार से भरपूर प्रयोग किया जाता है गर्मियों में, और इसका शरबत बनाकर पीते हैं और दोपहर में इसे खाते हैं। ये प्रोटीन का स्रोत है और शरीर को ठंडा रखता है। सत्तू का एक बड़ा ही लजीज व्यंजन बनता है, आपने खाया है? खाया है। लिट्टी चोखा। और लिट्टी बनाने के लिए बाकायदा तंदूर या जो आग जला के चूल्हा जलाते थे गांव में, उसमें बहुत अच्छा बनता है। याद मत दिलाई। भाई हमने तो यहाँ महानगर में रहते हुए भी वो लिट्टी चोखा खाया है। अब आप पूछ सकती हैं कैसे? वो ऐसे कि हम कहीं घूमने गए थे, वहाँ जंगल में बाकायदा चूल्हा तैयार किया। आप हमेशा जंगल में क्यों घूमने जाती हैं? ये बताइए। अच्छा आप शहर में घूमने जाती हैं? आपने पहले भी जंगल की बात करी थी। हम जंगल या पहाड़ों पर घूमने जाते हैं, नदी के किनारे, झरनों के किनारे, तो जंगल तो मिलता ही है ना। तभी आप वहाँ से इतनी सारी खूबसूरती बटोर के लाती है। तो आपको बता दें जंगल में बाकायदा चूल्हा तैयार किया गया था और वहाँ पर सत्तू की लिट्टी बनाई गई थी। मतलब वो जो गोल बनता है समझ के अंदर सत्तू भर के और गर्मा गर्म आग में सेका गया था। क्या बात है। तो अब आप भूल गए? कुछ कहने जा रही थी। मेरी नजर आपके कुर्ते पे तो मैं सोच रही थी आप हरियाली जंगल से लेके आए। तो फिलहाल हमारे श्रोता की टिप्पणी की हरियाली आप देख ले, बता दें। हाँ तो ये लिखते हैं कि सत्तू कई तरीके से बनाया जाता है। बिहार में जो सत्तू खाते हैं उन्हें चना, जौ, थोड़ा बहुत गेहूं, मकई और मसूर भूनकर मिलाया जाता है, जिसे लोग दोपहर में लंच में खाते हैं नमक, अचार, चटनी, प्याज के साथ। और जो सत्तू को घोलकर पीना होता है या लिट्टी पराठा, वो सिर्फ चना से बनाते हैं। तो आपकी जो
जो एक सत्तू की इसकी रेसिपी भी भेजी उन्होंने, सत्तू का शरबत बनाने की भेजी है। 3 से 4 चम्मच सत्तू, प्याज, हरी मिर्च और काला नमक और जीरा पाउडर और बर्फ। सबसे पहले इसको ग्लास में सत्तू को थोड़ा सा पानी में घोल लें और नमक और प्याज ये सब पेस्ट बना के इसका उसमें डाल दें और बस इसका शेक बनाकर आप जीरा पाउडर मिला के आप इसको खा सकते हैं। सत्तू ऐसे मतलब उसको लपेट के भी खाया जाता है, सिर्फ शरबत के अलावा भी सत्तू ऐसे भी नॉर्मल भी खाया जाता है। तो अब गाना सुनने की बारी, यह गाना। तो ममता जी एक लिखते हैं कि बेहतरीन प्रस्तुति है आप लोगों की और चर्चा तो गजब। अब गजब है कि वक्त जो है आगे बढ़ रहा है और कह रहा है कि कुछ बोले नहीं और ना ही गाना सुनवाए। तो लेते हैं श्रोताओं से इजाजत। आप सभी को ममता सिंह और मंजरी वर्मा का नमस्कार। सखी सहेली कार्यक्रम की प्रोड्यूसर अनुश्री पाठक। सखी सहेली।